देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बम बम बजट। जी हां, 2024 के मद्देनजर क्या टैक्स रिजीम में बदलाव के साथ एक बड़ा चुनावी दांव मोदी सरकार ने खेला है अपने इस बजट के साथ। 2023 के इस मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आखिरी पूर्ण बजट में कौन सी बड़ी बातें हैं जिसके जरिए हर वर्ग को छूने का वो दावा कर रहे हैं। तो आइए 7 बड़ी प्राथमिकताओं के साथ आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी 7 बड़ी प्राथमिकताएं जाहिर की हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो है सबका विकास। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम एक बूस्टर डोज, एक तरह से एक बड़ा डोज दे रहे हैं समाज के हर वर्ग को, जिससे सबका फायदा हो। दूसरा जो उन्होंने दावा किया है, जो दूसरी प्राथमिकता दिखती है, वंचितों को वरीयता दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है। चाहे वो एक बार फिर से अंत्योदय के तहत मुफ्त अनाज देना 80 करोड़ लोगों को, जो जनवरी 2023 से पहले भी था ये स्कीम, और अब इसको जनवरी से फिर 1 साल के लिए ले जा रहे हैं। तीसरी बात, बुनियादी ढांचे को लेकर प्राथमिकता सरकार की दिखाई देती है। वही क्षमता का विस्तार, कैपेबिलिटी को कैसे एनहांस किया जाए, क्षमता का कैसे विस्तार हो, यह किया जा रहा है। हरित विकास, जी हां, कैसे कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है, युवाओं पर कैसे जोर है, और वित्तीय क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जाए, यानी फिस्कल प्रूडेंस, आर्थिक समझदारी के साथ साथ आप कैसे टैक्स में कट के साथ लोगों को, लोअर मिडिल क्लास को कम से कम फायदा पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। तो नए बजट की जो 7 प्राथमिकताएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 3-4 बड़ी बातें जो इस बजट की हैं वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए एक तरफ जो मुफ्त अनाज वाली योजना है उसको 1 साल के लिए यानी 24 तक के लिए सरकार ले जा रही है। 66% 66% एलोकेशन में इजाफा किया गया है पीएम आवास योजना में। इसी के साथ टैक्स कट जो किए गए हैं, इन सब के मद्देनजर क्या चुनाव पर नजर है, इन सब पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं आज वित्त मंत्री ने क्या कहा, जो बड़ी बातें हैं, और वहीं प्रधानमंत्री ने कैसे इसे ऐतिहासिक बजट करार दिया। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन हो या फिर जो विश्वकर्मा सम्मान, कौशल सम्मान की स्कीम लेकर सरकार आई है, उसको लेकर बहुत बात की। अमृत काल का बजट इसे करार दिया है। बहरहाल अब आइए आपको बताते हैं जो बजट की बड़ी बातें हैं वो एक एक करके आपको गिनाते हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर बजट को लेकर अक्सर लोगों के मन में होता है कि क्या समझे क्या ना समझे। जो बड़ी बातें वो हम आपको बता रहे हैं। एक तो मुफ्त अनाज योजना अगले 1 साल तक 1 जनवरी 2023 से शुरू हो गई।
मुफ्त अनाज योजना पर 2 लाख करोड़ का खर्च है। पीएम आवास योजना 79,000 करोड़, 66% इजाफा है। 50 नए एयरपोर्ट्स देश में बनेंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर साल 10,000 करोड़ का बजट रखा गया है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75,000 करोड़। इसी के साथ जो पहचान पत्र के तौर पर अब जो पैन कार्ड आपका है वो भी मान्य होगा, ये भी प्रावधान कर दिया गया। 3 सेंटर्स ऑफ इंटेलिजेंस का गठन किया जा रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस को लेकर कई बार प्रश्न खड़े होते हैं। कोविड प्रभावित जो एमएसएमईज हैं उनकी मदद करेंगे। 95% पे बैक करेगी उनको सरकार पैसे। एक एमएसएमई के लिए ब्याज दर में 1% की छूट है। 5G के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। डिजी लॉकर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ नगर निगम अपने बॉन्ड ला सकते हैं, यह भी एक बड़ा फैसला है। पीएम कौशल विकास योजना 4 को लॉन्च किया जा रहा है। विश्वकर्मा कौशल सम्मान, मुफ्त अनाज योजना अगले 1 साल तक 1 जनवरी से शुरू होगी। तो ये बड़ी बातें हैं जो इस बजट में इस बार हम लोग देखेंगे। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने जब आज ऐलान किए हैं, जो बड़ी बातें हैं आपको सुना देते हैं। 5 साल नॉट मामूली 5 साल, इसमें बीच में कोविड पैंडेमिक और पूरे दुनिया में उसके वजह से इम्पैक्ट, और जब दुनिया में इम्पैक्ट होती है हर इकोनॉमी उससे प्रभावित होते हैं। उस संदर्भ में भारत देश का इकोनॉमी को उस हालात से ऊपर उठाने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो करते हुए एवरी चैलेंज को हमने एक अपॉर्चुनिटी जैसे मानकर रिफॉर्म को कोविड के समय में भी करके आज पूरे दुनिया में जबकि हालात इतना चैलेंजिंग है सबको, फिर भी भारत देश एक शाइनिंग स्टार जैसे दिख रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है और अगले साल में भी वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा। आईएमएफ का कल का मानना भी वही है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसे मान रही हैं कि जो विकास दर है उसको लेकर आईएमएफ के प्रोजेक्शन का भी बार बार सरकार की तरफ से हवाला दिया जा रहा है। विपक्ष लेकिन इसको लेकर, बजट को लेकर उतना आशावान नहीं है जैसा कि उम्मीद की जा सकती है। अब बहुत सारे इसमें त्रुटियां विपक्ष बता रहा है, आपको जल्दी से सुना देते हैं। मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई। अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। बजट को इस सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि मात्र आज ही की घोषणाएं हैं। प्रधानमंत्री जी के 8 वर्षों की तपस्या और प्रयासों का फलस्वरूप आज आपको बजट में कई ऐसे विषय मिले जिसका न सिर्फ उत्सव मनाया जा रहा है देश में, बल्कि सदन में भी जिसकी भरसक प्रशंसा की गई है। चाहे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो टैक्स का बोनांजा है, चाहे उसकी बात कहें, अथवा अगर आप बारीकी से वित्त मंत्री जी के भाषण को सुने तो गरीब को जो राशन पहुंचाना है, 80 करोड़ नागरिकों को जो राशन पहुंचाने का पूरा खर्चा है 2 लाख करोड़ का, वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार उठाने वाली है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन को हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को अपनी पार्टी के एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं।
Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. तो आपने देखा किस तरह से चाहे विपक्ष है उसको कई त्रुटियां दिख रही हैं, कई खामियां दिख रही हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से एक के बाद एक पैनल ऑफ मिनिस्टर्स कार्पेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, जिसमें सरकार की तरफ से इस आखिरी पूर्ण बजट को मोदी सरकार 2 में सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया जा रहा है। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, इन दोनों से चर्चा करेंगे, ये जानेंगे कि आखिर जो ये टैक्स मेरे बेटे एक तरह से है उसको लेकर वो आशावान है या नहीं है। लेकिन हमारे साथ परमेश्वरन अय्यर साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के। परमेश्वरन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अगर हम बड़ी चीजों को देखें इस बजट में, तो जो ये मुफ्त अनाज एक बार फिर से जनवरी 2023 से 1 साल के लिए दिया जा रहा है, इसको चुनावी रंग में देखा जा रहा है। वहीं पर टैक्स कट को लेकर जो किया गया है उसमें ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम एक बहस छिड़ गई है। दोनों पर आपका जवाब कैसे समझाएंगे? देखिए, फूड सिक्योरिटी इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, और ये इस गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है टू मेक श्योर दैट जो वल्नरेबल हैं, जो नीडी हैं, they are ensured with food security and food grain. That's why under the National Food Security Act this has been now subsumed, और इसमें अगले साल के लिए this will continue again. So food security will be ensured, जैसे during COVID regime में returning migrant laborers को food दिया गया, hot meal दिया गया. So that is an important priority of the government. ठीक है, और मैंने टैक्स पर आपको पूछा, जो टैक्स में फायदा दिया गया है नए रेजिम में 5 लाख टैक्स के बारे में 7 लाख कर दिया गया है, वही पुराने वाले में 2.5 से 3। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो सेविंग्स को एक तरह से प्रमोट करता था पुराना स्कीम, उसको आप डू अवे कर रहे हैं। देखिए, मध्यम वर्ग के लिए नेचुरली इनकम टैक्स स्लैब्स रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इनके अलावा जो पिछले 8 साल में मिडिल क्लास के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट्स मिले हैं, दे हैव बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी टू पुट मोर मनी इन द हैंड विद इन्फ्लेशन कमिंग डाउन। बैंक लोन्स हैव बिकम चीपर, ईज ऑफ लिविंग है। अब डिजिटल जमाने में आपको पेपरलेस, कैशलेस, प्रेजेंसलेस, so all that has been already done. This budget is building on that. ये जो जिसके बारे में आपने कहा, income tax slabs, this is a rational model, new income tax regime में, जिसमें 5 lakhs limit has been raised to 7 lakhs और कुछ rationalized slabs हुए हैं। लेकिन ये optional है, जैसे finance minister ने कहा है, it is up to people to choose. Default option will be the new tax regime, but if people would like to stay with the earlier model, they can. So optional है। This is a preferred, more rationalized, streamlined model of tax. ठीक है, अब किसानों पर एक सवाल आपसे करती हूं। जो 2.2 लाख करोड़ कैश ट्रांसफर की बात है पीएम किसान योजना में, कई लोगों का यह मानना था कि जो किसान सम्मान निधि है 6,000 सालाना किसानों को मिलता है डीबीटी से, उसमें थोड़ा इजाफा किया जाएगा। महंगाई की मार जो झेला है किसानों ने, कोविड के मार झेली है, उसमें लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसानों की संख्या जो कम की गई है पहले से, इसको लेकर भी प्रश्न हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र के लिए आपका जवाब? देखिए, कृषि क्षेत्र में इस बजट में बहुत फोकस दिया गया है। एक तो टू टेक डिजिटल टेक्नोलॉजी, उनके एप्लीकेशंस को रूरल और एग्रीकल्चर एरिया में कैसे लिया जाए, इस पे बहुत फोकस है। स्टार्टअप्स इन एग्री बिजनेस को बहुत प्रमोशन दिया गया इस बजट में। दूसरा, स्टोरेज कैपेसिटी कोऑपरेटिव्स में, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स, दैट्स अनदर इंसेंटिव। हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज में, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 20 लाख करोड़ क्रेडिट के लिए रखा गया है। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत फोकस दिया गया है, बिकॉज दैट इज अ वेरी क्रिटिकल एरिया ऑफ द इकोनॉमी, मार्केटिंग लिंकेजेस एक्सेट्रा।
ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका। हमारे साथ अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज तक पर लाइव जुड़ रही हैं। स्मृति ईरानी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। बजट को लेकर आपने कहा है कि टैक्स बोनांजा एक तरह से सरकार ने दिया है, और जब आप भाषण के बाद स्मृति निर्मला सीतारमण जी की निकली, फिर आपने कहा गरीबों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। इससे पहले कि मैं अपनी तरफ से प्रश्न करूं, 3 बड़ी बातें जो स्मृति जी आपको लगता है इस बजट में, आखिरी पूर्ण बजट है मोदी सरकार का, 3 बड़ी बातें जो आपकी सरकार ने हासिल करने की कोशिश की है। देखिए, पहले तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। अगले कार्यकाल का बजट निश्चित रूप से एक नए स्वरूप में मोदी सरकार प्रस्तुत करेगी। ये सिर्फ ना एक कार्यकर्ता के नाते मेरा संकल्प है, लेकिन अभिलाषा भी साथ साथ। आपने कहा कि आज कुछ 3 ही बिंदु आपके सम्मुख में प्रस्तुत करूं, तो 3 बिंदु अगर मैं प्रमुखता से देखूं, एक कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एसेट्स बनाने के लिए, उसमें इजाफा हुआ 33% का, 10 लाख करोड़ का सरकार जो समर्थन करेगी, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रकल्प होगा, जिससे जॉब जनरेशन में और ग्रोथ में स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़ी सहयोग और सहायता मिलेगी। दूसरा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% के बजट की वृद्धि सराहनीय है। 3 करोड़ से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी महिलाएं रहीं, इसलिए मेरे लिए तो वो एक अभिनंदन का विषय है। साथ ही साथ बड़ी बड़ी बातों के साथ 2 छोटी बातें मैं आपको गिनवाना चाहूंगी। एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सबसे बड़ा जो एलोकेटेड बजट हुआ, वो इस सरकार की वजह से और आज के बजट की वजह से हुआ। उसके लिए न सिर्फ वित्त मंत्री जी को धन्यवाद, बल्कि रक्षा मंत्री जी को भी विशेष बधाई। लेकिन 2 छोटी छोटी बातें मैं आपके ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूंगी। एक कि 150 से भी ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस का गठन जो कोलैबोरेट होंगी मेडिकल कॉलेजेस के साथ इस वर्ष में, वो मुझे लगता है कि न सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, न सिर्फ शिक्षा की दृष्टि से, लेकिन अधिकतर ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस में हमारी प्रतिभाशाली बेटियां जाएंगे, उसकी दृष्टि से मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बजट की। साथ ही साथ बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, न सिर्फ डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, बल्कि जिला स्तर पर उस व्यवस्था तक पहुंचने के लिए किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, उसका भी बजट में उल्लेख होना इस बात का संकेत है कि मात्र अर्थशास्त्र का ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय झलक भी आज इस बजट में दिखी। अभी तक जितने भी बजट्स मोदी 1 और मोदी 2 में हमने देखा, उसमें फिस्कल प्रूडेंस यानी आर्थिक समझदारी काफी दिखाई जाती थी कि हम पॉपुलिज्म के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था की सेहत को नुकसान पहुंचे। लेकिन क्या इस बार 24 के पहले ये चुनावी बजट है? अपनी तरफ से ये तर्क के साथ मैं 3 बिंदु रखती हूं। एक, जो टैक्स कट्स दिए गए हैं जिससे अभी तक सरकार बचती रही। दूसरा, 66% जैसा आप ही ने कहा पीएम आवास योजना में बढ़ाकर, यानी 79 लाख करोड़ जो कर दिया गया है, 79,000 करोड़। इसी के साथ जो तीसरा है मुफ्त अनाज योजना की स्कीम, जो अब 1 साल के लिए आगे बढ़ा दी गई है। क्या इसकी अभी भी जरूरत थी? क्या ये सब पॉपुलिज्म का हिस्सा माना जा सकता है 24 के चुनाव के पहले? स्मृति जी, मैं 2 चीजें विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। अगर आप पॉपुलिज्म की दृष्टि से देखते हैं और जेंडर जस्टिस की दृष्टि से देखना चाहें इसको, तो शायद आपका नजरिया बदले। बहुत सारे रिसर्चेस इस बात पर किए गए हैं कि जब एक महिला के पास उसके अपने घर की चाबी होती है तो उसके खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाएं कम होती हैं। तो मैं अगर गरीब महिला के लिए घर बनता है या गरीब परिवार के लिए घर बनता है, तो ये सिर्फ उसको गरीबी से उभारने का एक प्रयास नहीं है, बल्कि उस महिला को एक सुरक्षित वातावरण में सम्मान सहित जीने का अधिकार देने का एक बहुत बड़ा कदम है। तो मैं विशेष रूप से इस बात की सराहना करती हूं कि जब घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो ये रिसर्च कहती है जिस महिला के पास उसका अपना एसेट हो उसके खिलाफ इस प्रकार की हिंसा कम होती है। दूसरी बात जो आपने कहा है मुफ्त अनाज की बात, प्रधानमंत्री जी का संकल्प कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी ये रहा कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसे फाइनेंशियली देखना चाहें
तो हमारी ग्रास रूट पर कंजम्पशन को फ्यूल करने के लिए सबसे बड़ा प्रयास ये रहा है कि अगर आज भारत सरकार अपने बजट में ही कहती है कि 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा भारत सरकार अपने जिम्मे लेती है ताकि 80 करोड़ नागरिकों का जो कंजम्पशन पावर है, परचेजिंग पावर है, वो संरक्षित रहे, तो उसका परिणाम क्या होता है। छोटा सा आपको उदाहरण देती हूं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि डावोस में आपके चैनल पर भी चर्चा की, लेकिन वहां पर टाटा सन्स के जितने भी हमारे इंडस्ट्री लीडर्स थे, उन्होंने कहा आज इंडस्ट्री ने जो ऑफटेक देखा था इस मुश्किल परिस्थिति में, वो टायर 3, टायर 4 सिटी से देखा। उनकी जो चिंता थी कि यहां पर कंजम्पशन रिड्यूस होगी, वो नहीं हुई। इसीलिए जो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि ये सरकार फिस्कल प्रूडेंस के विषय पर ज्यादा महत्व देती है, तवज्जो देती है। पॉपुलिज्म पर अगर तवज्जो देती तो इतने सारे बजट्स आज तक मोदी सरकार ने प्रस्तुत किए, हर बजट में फिस्कल डिसिप्लिन का प्रमाण दिया, हर बजट में हर वर्ग का ये बजट हो उसकी अभिलाषा ना सिर्फ व्यक्त की बल्कि उसको इंप्लीमेंट किया। छोटा से एक और उदाहरण, एक छोटी सी घोषणा उन्होंने की थी इतने बड़े बजट में जो शायद किसी के ध्यान में नहीं। उन्होंने कहा अमृत काल का ये बजट है, और अमृत काल का बजट 2047 का एक लक्ष्य उन्होंने रखा सिकल सेल एनीमिया का। अब ये चर्चा का शायद किसी भी चैनल पर विषय ना बना हो, लेकिन हमारे देश की जनजातीय जनसंख्या के 7 करोड़ नागरिकों को ये इफेक्ट करता है। ये संकल्प लेना कि 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया को अपने देश से समाप्त करेंगे, जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य और हमारी ओर से बहुत बड़ा प्रयास जो आज घोषित हुआ है। तो मैं दोबारा कहती हूं आपसे, मात्र अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से ना देखें, इसको मानवीय दृष्टि से देखें। अमृतकाल के बजट नव भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने का बजट है। ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दे जिस पर विपक्ष सबसे ज्यादा सरकार को घेरता है। इन दोनों पर ही के लिए और बेरोजगारी से जनता को उबारने के लिए, युवाओं को उबारने के लिए क्या किया गया है बजट में? मैं 2-3 बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगी। कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड का जब उल्लेख वित्त मंत्री जी ने किया और कहा कि 10 लाख करोड़ का व्यय भारत सरकार करेगी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की वजह से ही तो नौकरियां सामने आएंगी। दूसरा, आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। उन्होंने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज की बहुत बातें कही, लेकिन अगर आप मुझे आज हिसाब मांगे विपक्ष के कार्यकाल का और इस सरकार के कार्यकाल का, तो 2 छोटे से आपको मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो अर्बन लोकल बॉडी के लिए जो पैसा जाता था ताकि हमारे शहरी तबके जो हैं, जिसमें गरीब, अमीर, मध्यम वर्गीय सब सम्मिलित हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे सीवर की लाइन बनानी हो, चाहे सड़क बनानी हो, चाहे गरीबी से लोगों को उबारना हो, उसके लिए तब की सरकार मात्र 1 लाख करोड़ रुपया तक ही भेजती थी पूरे देश के अर्बन लोकल बॉडीज में। और अगर आप मोदी सरकार का 2014 से लेकर 22 तक का हिसाब देखें तो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 18 लाख करोड़ रुपया सिर्फ मोदी सरकार ने भारत की तिजोरी से हर अर्बन लोकल बॉडी के लिए देश में भेजा। इसमें मैं 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा बिल्कुल नहीं जोड़ रही हूं। अगर आप 15 फाइनेंस कमीशन का भी पैसा जोड़ें, जिसमें 13वीं 15 फाइनेंस कमीशन में अर्बन लोकल बॉडीज के लिए लगभग 23,000 करोड़ रुपया भेजा कांग्रेस की सरकार में, लेकिन मोदी सरकार में जो 15 फाइनेंस कमीशन का ग्रांट है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, वो 1,55,000 करोड़ का है। तो जब सरकार की तिजोरी से ये पैसा एस्टैब्लिशमेंट में जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, तत्पश्चात यही होता है कि वहां पर छोटे लेवल पर या बड़े स्तर पर नौकरियों का सृजन हो। छोटा सा एक और उदाहरण, इससे पहले कि आप अपने अंतिम प्रश्न तक पहुंचे, आज उन्होंने अपनी बजट की स्पीच की शुरुआत की महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से। देश में 80 लाख से ज्यादा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 9 करोड़ बहनें उसमें सम्मिलित हैं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो एक एंटरप्रेन्योरियल क्लस्टर कैसे बने, उसमें तकनीक का संचार कैसे हो। आज अगर आप सिर्फ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो उनकी औसत ताकत यह है कि वो सालाना देश में $32 बिलियन के क्रेडिट को संभालते हैं।
तो आप ग्रास रूट हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, चाहे वो 150 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस की बात हो, या फिर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन और एडोलेसेंट की बात हो, या एकलव्य स्कूल जनजातीय बच्चों के लिए अगर उसमें टीचर की अपॉइंटमेंट है उसकी बात हो, ये हर समाज के लिए और नए भारत के लिए एक बजट है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं आप, आपने पहले ही महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर ली। आखिरी सवाल आपसे, ये महिला बचत पत्र जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, और क्या आपने कुछ सुझाव दिए थे, क्योंकि बड़ा टीडियस कार्यक्रम चलता है बजट के पहले, तमाम मंत्री भी अपनी अपनी तरफ से सुझाव देते हैं, तो आपकी कही हुई कोई सुझाव जो मानी गई हो और अल्टीमेटली बजट में डाला गया हो, और महिला बचत पत्र मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी सरकार में मोदी जी के मार्गदर्शन में संचार, आदान प्रदान, आइडियाज का सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं होता। इस बजट से पहले वित्त मंत्री जी स्वयं और वित्तीय विभाग देश भर में, और प्रधानमंत्री जी को तो आपने स्वयं देखा कि विशेषज्ञों के साथ उन्होंने नीति आयोग के सौजन्य से बैठकें भी की। लेकिन मैंने आज वित्त मंत्री की घोषणा के बाद स्वयं जाकर निर्मला जी से कहा, मैं स्वयं और अपनी 2 बेटियों के लिए जैसा ही ये सम्मान पत्र उपलब्ध होगा, सबसे पहले जाकर धनराशि मैं बचत करना चाहूंगी। लेकिन जाते जाते इतना कहूंगी कि महिला के साथ साथ मैं 2 सीनियर सिटीजन्स की बेटी हूं, तो आज जो सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी जो इजाफा किया है ताकि उनको भी सहूलियत मिले, मैं उसके लिए भी विशेष प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। स्मृति ईरानी जी, आप आज तक पर आई, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बात 3 उपलब्धियों की थी लेकिन आपने अनेकों गिना दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए, धन्यवाद। अभय जी अब जल्दी से एक ही कमेंट आपसे लेते हैं। 1 सेकंड सर, पहले प्रश्न सुन लीजिए, मुझे पता है आपको लंबा इंतजार करना पड़ा। जब टैक्स कट मिलेगा, जेब में पैसा बचेगा, तो लोग स्पेंड करेंगे, स्पेंडिंग क्षमता बढ़ेगी, तो फिर बाजार में पैसा आएगा और उससे अर्थव्यवस्था बेटर। यही तो आप कल तक मांग कर रहे थे ना। अब जब वो हो गया है तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। देखिए, आपने कहा कि अर्थव्यवस्था का बूस्टर डोज है, मतलब सरकार ने ये मान लिया कि महंगाई, इनइक्वालिटी और बेरोजगारी की महामारी देश में है, लेकिन उसका बूस्टर डोज ये कतई नहीं है। इस अमृत काल में अमृत धन्ना सेठों ने पिया और देश की जनता को विषपान कराने के लिए मजबूर किया। मैं सुबह से सुन रहा हूं, एक झूठ पर जरूर ताला लगना चाहिए आज। ये जो 2 लाख करोड़ रुपए कह रहे हैं कि मुफ्त की अनाज योजना 1 साल के लिए जो पहले से प्रारंभ थी वो जारी रहेगी, नहीं साहब, वो स्कीम सरकार ने बंद कर दी है। जो 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन देते थे वो एडिशनल बंद कर दिया है। ये जो पहले से 2013 का फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसमें प्रोवाइड किया जा रहा था, सिर्फ वो 2 और 3 रुपए किलो का अनाज इन्होंने मुफ्त किया है, उसका एक्स्ट्रा बर्डन लगभग 6000 करोड़ रुपए आएगा, 2 लाख करोड़ रुपए नहीं आएगा। किसानों की दुर्दशा पर जरूर बात होनी चाहिए। संक्षेप में बिल्कुल मैं बताता हूं, खुद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही कि आय 2 गुना करने का जो लक्ष्य है वो साफ झूठा प्रतीत होता है। क्यों झूठा प्रतीत होता है? क्योंकि प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान, ये कमेटी कह रहे कि जो बजटरी प्रोविजन 500 करोड़ रुपए का था उसका खर्च आपने नील किया है। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही कि 67,000 करोड़ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आपने सरेंडर कर दिए। 2 करोड़ किसानों को जो प्रधानमंत्री सहायता देते हैं किसान की 6,000 रुपए प्रति वर्ष, वो बंद कर दी क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। 4 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के बजट का कहते हैं, हर मंत्रालय में यह हाल है। हाँ। इन्होंने डिफेंस का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कम से कम 70% कम खर्च किया है जो अलोकेट किया था। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार भी जो डिफेंस में 16% बढ़ाया है, खर्च ही उतना नहीं करते हैं, तो फिर ये बड़ा 70% आप काट दोगे तो क्या अलोकेशन से कोई काम नहीं होगा। मनरेगा में 60,000 करोड़ रुपए जो 90,000 करोड़ से कम कर दिया।
पीएम आवास का भी झूठ बोला जा रहा है। रिवाइज एस्टीमेट 77,000 करोड़ था, जिसको बढ़ाकर इन्होंने 79,000 करोड़ किया है। प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, 1,20,000 1,30,000 में कोई घर नहीं बनता। प्रधानमंत्री जी, इसको आपको बढ़ाना चाहिए था। आपने पीएम स्वास्थ्य योजना में 70% कट कर दिया है। आपने जो यूरिया की और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी थी उसको कम कर दिया है। पीएम सिंचाई में 12,000 करोड़ से 10,000 करोड़। ठीक है अभय जी, ठीक है। अनुराग जी, मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि आपने कहा कि हमने मध्य वर्ग के लिए 5 लाख से 7 लाख कर दिया। कमाल है, आप 5 लाख में भी अगर आप एटीसी ऐड करते हो, एनपीएस ऐड करते, तब भी 7 लाख के करीब हो गया। उनके लिए मध्य वर्ग की तो आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो सुपर रिच हैं उनके लिए आपने 37% से घटा के 25% कर दिया, मतलब 12% की आपने उनको फायदा दे दिया। मध्य वर्ग को आप नहीं दे सकते थे क्या? आप 7 लाख की बात करते हैं, 7 लाख तक तो उनको वैसे भी पहले रिबेट मिलती थी। आपने रिबेट के, आप चाहते हो कि जो पुराना ऑप्ट कर ले या नया ऑप्ट कर ले, बात तो वही है, 7 लाख पे ही आ गई। दूसरी बात, जहां तक आप किसान 1 साल तक धरने पे बैठा रहा, आपकी उसकी एमएसपी के बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की। जैसा कि बार बार सवाल ये भी उठाया जा रहा है, क्या महंगाई और बेरोजगारी के लिए आपने कोई कदम उठाए हैं? उस पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं। और तो और जो किसानों को आप दे रहे थे कि हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, उनमें से 10 करोड़ किसान से घटा के आपने 8 करोड़ किसान कर दिए। 2 करोड़ किसानों को तो उसका फायदा ही नहीं मिलेगा। 2 करोड़ किसान कहां चले गए वो? तो आप अपनी जो बात कहते हो उस पे हमें लगता है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी जरूर करती है। जैसे 5 लाख का 7 बता दिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो 7 लाख पे ही है। लेकिन धन्ना सेठों के लिए आपने 35 से 25 कर दिया। इसके मतलब ये बजट, अमृतकाल का जो बजट है वो धन्ना सेठों के लिए है। गरीब, किसान, मजदूर और जो महिलाएं हैं, जो हमारे नए रोजगार पाने वाले लोग हैं, उनके बारे में, युवा है, उनके बारे में आपने कोई विचार नहीं किया। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बढ़ाया है 33%, मैं पूछना चाहता हूं 33% आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ाया है, लेकिन आपने किसानों के ऊपर में कितना बढ़ाया है? किसानों को खर्च करने के लिए आपने उनके बजट से 6% कम कर दिया। दिखा दें अपने दर्शकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और इसी के साथ रेलवे के क्षेत्र में क्या क्या किया गया है सरकार की तरफ से, उसके बाद आप अपनी टिप्पणी कीजिएगा। सबसे पहले हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कौन से बड़े बड़े काम किए हैं। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको लेकर शशि थरूर साहब जैसे निकले तो उनका पहला कमेंट यही था कि डिजिटल लाइब्रेरी सरकार खोल रही है, अच्छी बात है। आपके सांसद भी गजब की तैयारी के साथ निकलते हैं। वो सबसे पहले उन्होंने बजट की बढ़ाई कर दी थी। उसके बाद से 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की बात की गई है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहु विषयक सहायक सामग्री की बात है। एनजीओ के साथ मिलकर साक्षरता की बात की जा रही है। 740, ये देखिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुविषयक सहायक, इसी के साथ एनजीओ के साथ मिलकर साक्षरता पर काम। ये भी कहा गया है कि साक्षरता को कैसे हम, अभी भी इस देश में बहुत बड़ी आबादी है जो साक्षर नहीं है। 23-24 में आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल की बात शिक्षा के क्षेत्र में की गई है। तो ये बड़ी बातें हैं जो हमने आपको बता दी है। आदिवासियों के लिए जो स्कूल है वो 15,000 करोड़ का बजट उसके लिए अलग से रखा गया है, 15,000 करोड़ का। रेलवे के लिए क्या क्या किया गया है वो जल्दी से आपको मोटी मोटी बातें बता देते हैं। रेलवे में देखिए, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट, अब रेलवे के बारे में आपको बता रहे हैं हम, उसके लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। रेलवे में निजी क्षेत्रों की भागीदारी रहेगी, ये भी कहा गया है। इसी के साथ नए रेलवे ट्रैक्स, रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 2,000 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य भी रखा गया है। रेल बजट तो 2000 मुझे लगता है 16 में अलग हुआ था, 2016 के आसपास। अब ये, लेकिन रेलवे में ये प्रावधान सारे कर दिए गए हैं और शिक्षा में भी जो पहल की गई है वो सब हमने गिनाया। दोनों पर आप दोनों की जल्दी जल्दी छोटी छोटी। अंजना जी देखिए, ये मेरे पास एम्स का डेटा है। इन 19 एम्स की लिस्ट है, इसमें फैकल्टीज और जो बाकी कर्मचारी 20,000 पद खाली हैं। क्या फायदा ऐसे एम्स का जिनमें आप बेसिक उसकी एमिनिटीज को नहीं फुलफिल कर सकते। इन्होंने आपने बात की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा रेलवे में, मैं आपको बताता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल ने अभी रिपोर्ट जारी की है। वो 1280 के लगभग प्रोजेक्ट मॉनिटर करता है जो 150 करोड़ रुपए से ऊपर सरकार के हैं। 380 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कॉस्ट ओवररन हुआ है 4.43 लाख करोड़ का।
मतलब सरकार की गंभीर लापरवाही से 4.5 लाख करोड़ रुपए कॉस्ट ओवररन हो गया। उसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स रेलवे के हैं और आज आप कह रहे हैं कि हम 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल। अरे आपके प्रोमिसेस में और आपके डिलीवरेबल्स में कितना बड़ा अंतर है, ये सरकार को जानना चाहिए। धोखा किसान को देते हैं। आपने वादा किया था, हमको उम्मीद थी कि इस बार शायद वो ये घोषणा कर दे कि हम एमएसपी का कोई कानून ला रहे हैं और बजट में प्रोविजन कर देंगे। क्या खरीद कर रही सरकार ने खुद पार्लियामेंट में बताया। सरकार ने बताया कि आप मसूर 0.002% खरीदते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तुअर 0.26%, उड़द 0.05%, ग्राउंडनट 2.80%। तो आप 22 फसलों पर एमएसपी तो डिक्लेयर करते हैं लेकिन उनको बाजार के भरोसे छोड़ देते हैं। और क्या खेल चल रहा है इसमें, ये भी धन्ना सेठों के हवाले इन्होंने जवाब दीजिए। देखिए सवाल ये नहीं है, सरकार ने पिछली बार भी मैं धन्ना सेठ जो यहाँ पर चल रहा है, ये हाई इनकम ग्रुप है। हाँ बिल्कुल, जो अपनी मेहनत से कमाई करता है। अच्छा, तो इसको क्या बिलिटिल करना जरूरी है? आप बोले कि वहाँ भी राहत दीजिए। नहीं तो मैंने कब बोला कि उनको राहत नहीं दे, आप उनको राहत देते हैं। सुन तो लीजिए, हाई इनकम ग्रुप ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी पेशा तो ठीक है, लेकिन तो आप क्या चाहते हो किसान को रोन दिया जाए? ये किसने कहा? तो आप कह रहे तो आप बोल रहे हो धन्ना से। अरे भाई जो कमजोर होगा, जो कमजोर का साथ देंगे या वो दीजिए, लेकिन वाई पनिश द रिच, क्या वो करना जरूरी है? उनको पनिश करने कौन बात कर रहा है? उनका 12% आप कम कर सकते हो, तो क्या इनका नहीं बढ़ा सकते हो? नहीं, उनका 12% 37 से 25 हो सकता है, तो क्या मध्य वर्ग का? उनका धन्ना सेठ अडानी पहुंच गया है। मेरी बात सुनिए, आपके धन्ना सेठ कौन है? ये हाई इनकम ग्रुप। मैंने कहा था हाई इनकम ग्रुप की ही बात हो रही है, जो 5 करोड़। हाँ 5, उनके लिए तो आप 12% कम कर सकते हो। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो रोज अपना रोजगार करता है, खाता है, वो बड़ी मुश्किल से कुछ 2-4 रुपए बचा पाता है, उसकी भी आप सेविंग नहीं होने देते। एक बात। दूसरी बात, पहले सरकार ने कितने एयरपोर्ट की घोषणाएं की थी, उसमें से कौन सा एयरपोर्ट अभी तक शुरू हुआ? जो आपने 50 नए एयरपोर्ट की और बात कर दी। तो ये जो कॉस्ट टर्नओवर की बात कर रहे थे दुबे जी, हर प्रोजेक्ट में तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट डिले होते जा रहे हैं, और फिर आप उसके वो जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं उनकी जो कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका बोझ कौन सहेगा? उसका बोझ आम आदमी सहेगा, फिर उस पर टैक्स लिया जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी? हमारी तो नहीं होगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रही है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि सरकार ये बताए, जो पहले जब बजट पेश किया था उसमें जो उन्होंने बताया था कि हमने रेलवे में, हेल्थ में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या मैन्युफैक्चरिंग में जो उन्होंने घोषणाएं की थी, उनमें से कितनी परसेंट अभी तक पूरी की? ये भी तो बात होनी चाहिए। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो घोषणा किया होता तो फिर ये कहते हैं कि जीएसटी, देखिए ग्रोथ नहीं है, ये कहते हैं जीएसटी का बम्पर कलेक्शन। मैं यहीं पर चर्चा आगे लिए चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया क्या कह रहे हैं बजट पे, जल्दी सुना दे। हो गया जल्दी। हमारा बजट में 3.5% की बढ़ोतरी हुई। 89,000 करोड़ का बजट हेल्थ के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत काल का विजन रखा है, ये विजन को पूर्ण करने के लिए ये बजट में रास्ता तय किया गया है। देश में रिसर्च को बढ़ावा मिले, हमारे युवा साइंटिस्ट को रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिले, या तो हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी रिसर्च करना है तो हेल्थ सेक्टर के रिसर्च के लिए आईसीएमआर की लैब को ओपन की जाएगी, ताकि रिसर्च करने के लिए सभी को सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का लाभ ले सके। आज जब सारी की सारी दुनिया में बहुत विकट परिस्थितियां बनी हुई है, उसमें हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरफ उभरा है। हाई ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन, ऐसे में ये बजट हिंदुस्तान को विश्व का ग्रोथ इंजन बनाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रेलवे के लिए। रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 2,41,000 करोड़ रुपीस का। इसमें जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं उस पर बहुत बड़ा फोकस रहेगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में बड़े स्टेशन से लेके मीडियम स्टेशन, मीडियम से लेके छोटे स्टेशन तक कुल मिला के 1275 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेटिव रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हो, उसमें अच्छी टॉयलेट्स हो, लिफ्ट्स हो, एस्केलेटर्स हो, एक रूफ प्लाजा बने, इस तरह की फैसिलिटीज सब जगह आ रही है। अगर भारत देश में महिला हो पुरुष हो, उनको प्रोत्साहन सही समय पर पॉलिसी के तहत, उसमें डिस्क्रिशन नहीं है, उनको आपको कर रहे हैं इनको नहीं करेंगे ऐसे नहीं, पॉलिसी के तहत जब सपोर्ट करते हैं और उनको सही महीने पर जो चाहिए वो करना, ना कि दिल्ली में बैठ करके आपके मनमानी। इसी तरीके से हम जब एसएचजी महिला ग्रुप्स को बड़े संख्या पर क्लस्टर जैसे उनको यूनाइट करके
उनको रॉ मटेरियल जो सप्लाई करना है अच्छे क्वालिटी का, समय पर, स्टैंडर्ड अफोर्डेबल सोर्सेज से, और उनको प्रोफेशनल तरीके से रन करने के लिए ये सब जब करते हैं और उनका मार्केटिंग वगैरह हम हेल्प करते हैं, हम मानते हैं कि जैसे स्टार्टअप में शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा सा रेवोल्यूशन हुआ, वैसे इधर भी महिला सशक्तिकरण होगा और उनके द्वारा देश का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अच्छा उन्नति हम कर पाएंगे। आप वित्त मंत्री को सुन रहे थे, अब आइए आपको सुनाते हैं उद्योग जगत से भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बजट पर सेंचुरी प्लाईवुड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजनका ने क्या कहा है, वो इसे शानदार करार दे रहे हैं, सुनिए। बहुत बढ़िया बजट है। गवर्नमेंट ने जो चीज़ें पिछले बजट में अच्छी किए थे उसको कंटिन्यू किया है। 10 लाख करोड़ तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इट इज़ सब्सटैंशियल। ये मोर देन डबल 2 साल पहले के बजट से है और ये इंडिया का लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है उसको ड्राइव करेगा। मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस वे में कंटिन्यू की तो $10 ट्रिलियन का जो सपना है वो समय से पहले रियलाइज होने वाला है। इसको छोड़ के काफ़ी सालों बाद पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ रिडक्शंस देखने को मिले हैं, विच आर वेरी गुड। ये परचेजिंग पावर कस्टमर्स के हाथ में बढ़ाएगा, तो बहुत अच्छा स्टेप है। और लास्टली जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पर 60% से ऊपर जो उन्होंने बढ़ोतरी दी है इन टर्म्स ऑफ द फंड अवेलेबल, मुझे लगता है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। सरकार ने आज अपना अंतरिम बजट पेश किया है जिसमें हेल्थ सेक्टर के लिए 2.7% का हाइक मिला है। ये लगभग 89,000 करोड़ रुपीस के बराबर है। इसमें देखा गया है कि जो हाइक मिला है, हाइक में 11% हाइक आयुष्मान योजना के लिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना के लिए, जिससे लोगों को एक इंश्योरेंस मिलेगा, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, लोग इजीली अस्पतालों में जाकर अपना इलाज कर सकते हैं। इस हाइक में 2.7% हाइक में जो और योजनाएं हैं जिन पे ज्यादा जोर दिया गया है, नर्सिंग मेडिकल कॉलेजेस खोलने पे ज्यादा जोर दिया गया है। हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा है आम आदमी के बारे में, और जो टैक्स रिबेट दी है, जो कह रहे हैं 7 लाख का रिबेट है, 5 से 7 लाख, इन शॉर्ट उन्होंने हर हिसाब से हर चीज़ में, वह हाउसिंग है, वह आम आदमी का पर्सनल टैक्स है, उसमें रिडक्शन की है। तो उनको क्या होगा, उनको राहत मिलेगी। उससे अच्छा उसके हिसाब से मेरे को बहुत क्लियर व्यू है कि उनका स्पेंडिंग पावर थोड़ा बढ़ेगा। तो आपने देखा उद्योग जगत से बहुत सारे लोग हैं जो इस बजट को अच्छा कह रहे हैं। हालांकि इसी तरह की प्रतिक्रिया उद्योग जगत से हर बार आती रही है।